चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 हेडिंग क्या है इसकी? बेसिकली हम लोग यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं। नाम पढ़ेंगे आप लोग? अब पढ़े नाम जी। अभी भी नाम इसका यही है कंटिजेंसीज, लेकिन ये कंटिजेंसीज यहाँ से उठकर चला गया है आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में। बात समझ में आई? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 प्रोविजन, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स के बारे में बताता है। वहीं पर हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लेकिन आज भी इसकी हेडिंग यही है, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं? इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट वर्ड नहीं है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है। इज इट क्लियर? तो जब हमारी बैलेंस शीट की डेट होती है, बेसिकली मान लेते हैं 31 मार्च 23 है, मान ले। इस डेट के बाद अगर कोई इवेंट अकर होती है तो सर इससे इसका क्या लेना देना है? क्या कोई लेना देना? हम ये ईयर है 22-23 और इधर ईयर स्टार्ट हो जाएगा 23। So if any events occurred after the balance sheet date, it has no any concern or relationship with the last year, but might be। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इवेंट यहां अकर, इवेंट्स एस्टैब्लिश थी, सिचुएशन एस्टैब्लिश थी, जो इवेंट होनी चाहिए थी, यानी कि एक तरह से हमें पहले से ही कुछ ना कुछ आभास हो गया था या मालूम था कि ऐसा होगा। और कब मालूम था? इसी साल। लेकिन एक्चुअल में वो इवेंट अकर कब हुई है? नेक्स्ट ईयर। प्रॉब्लम ये आती है कि क्या इन इवेंट्स को हम इस डेट में लिखें? नहीं समझे मेरी बात? एडजस्ट कब करें? इस दिन करें, इस तारीख की बैलेंस शीट को करें? सर बिल्कुल पच नहीं रही बात। या तो हम उस आइटम को इस बैलेंस शीट में एडजस्ट करें या फिर डिस्क्लोज करें या फिर छोड़ दो, इसी साल ले आओ। ये कौन डिसाइड करेगा? ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, लॉ डिसाइड करेगा। बात समझ में आई? तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 है। अभी भी हमें मालूम है कि दिमाग पे ये बात नहीं गई होगी कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं। बेसिकली आपको ये 3 स्टेप पहले तो हम बता दें कि ये कहता क्या है। हमें मालूम है ये मेरी बैलेंस शीट की डेट है 31 मार्च। इस बैलेंस शीट की डेट के बाद कोई इवेंट अकर हुई। अब अकर होने के लिए बहुत लंबा सारा टाइम है, लेकिन इसके बीच में एक डेट आती है जब अप्रूवल ऑफ द बैलेंस शीट हो जाता है। क्या हो जाता है? ये जो बैलेंस शीट है 31 मार्च की, उसका अप्रूवल बाद में होता है। ऐसा नहीं कि 31 मार्च खत्म हुआ, चलो चलो काम हो गया, अप्रूवल मिल गया। ना 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 ना, इट टेक्स टाइम टू फाइनलाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। माइट बी 2 months, 3 months, 4 months, 5 months लग जाएं, साल खत्म होने के बाद भी। बैलेंस शीट बनी नहीं है, साल खत्म हो गया, बैलेंस शीट तैयार नहीं हुई है। बैलेंस शीट की तैयारी हुई अब मान लेते हैं 30 जुलाई को। बात समझ में आई? अब कोई इवेंट जो यहां से रिलेटेड है, कब से? बैलेंस शीट की डेट से, वो इस दौरान अकर हो जाती है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि बैलेंस शीट अभी फाइनल हुआ नहीं, और वो इवेंट जो 31 मार्च 23 से रिलेटेड है वो इस दौरान अकर हो गई। तो क्या उस इवेंट को हम इस बैलेंस शीट में भी एडजस्ट कर दें या डिस्क्लोज कर दें या छोड़ दें, अगले साल एडजस्ट करेंगे? बात समझ में आई? अब तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। यहां पर देखें, आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अप्रूव द सेम। बता दिया। ऑडिटर ऑफ द कंपनी कंडक्ट ऑडिट एंड इश्यू अ रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर अपनी ऑडिट करेगा
ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अडॉप्टेड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी इन द एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल हो गया, अप्रूव हो गया, इसके बाद अब एक एजीएम हेल्ड की जाती है, उसकी डेट सारे के सारे मेंबर्स को दी जाती है। कब? मान लेते हैं 30 सितंबर को सारे मेंबर्स को कहा गया आओ हम लोग इस साल की बैलेंस शीट आपके सामने रखने जा रहे हैं। क्लियर हुआ? हाँ या ना? इसमें ऑडिटर रिपोर्ट भी लगी रहती है और उस ऑडिटर रिपोर्ट पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी रिपोर्ट लगी रहती है। यानी ऑडिटर रिपोर्ट बनती है बैलेंस शीट बनने के बाद और ऑडिट करने के बाद, मीनवाइल कहीं बनी होगी, और उस ऑडिटर रिपोर्ट बनने के बाद मैनेजमेंट की रिपोर्ट यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी रिपोर्ट बनती है, वो इसके बाद कहीं बनी होगी, और उसके बाद ये सारी चीजें एनुअल जनरल मीटिंग में रख दी गई होंगी। अब पूरा सीक्वेंस समझ में आया? क्लियर है? तो कहता है कि the standard deals only with the event occurring after the balance sheet date, even though the standards name start with contingencies, all the paragraph related to the contingencies have been withdrawn by the ICAI. From 1st April 2004 contingencies are dealt under accounting standard 29. क्लियर कर दिया था, ये तीनों स्टेप क्लियर हो गए। अब हमें बताओ who is responsible to prepare the financial statement of entity and who approve the financial statements. देखो, जो भी प्रिपरेशन होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की। दैट इज नॉट द ऑडिटर। सीए कभी बैलेंस शीट नहीं बनाता, वो बनी बनाई बैलेंस शीट पर अपने कमेंट देता है, सही है या नहीं सही है। पता चला खुद ही बनाएगा, खुद ही के ऊपर कमेंट देगा, वो काम नहीं होगा। उसका काम ऑडिट करना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रखे गए हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए गए हैं, उनके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं, और वो सही तरीके से कंप्लायंस को पूरा करते हैं या नहीं। बात समझ में आई? उनमें कोई कमियां होती हैं तो वो अपनी ऑडिटर रिपोर्ट्स देता है। बात समझ में आई? अच्छा, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द एंटिटी। हाँ ठीक है। Financial statement are to be approved by the board of directors in case of a company and in the case of the partnership partners. हाँ या ना? अप्रूवल का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आर क्लोज्ड। अब वो बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल क्लोज हो गए, बात खत्म। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल का मींस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ईयर आर क्लोज। और अप्रूव कौन करता है? क्योंकि प्रिपरेशन की जिम्मेदारी किसकी नहीं है? ऑडिटर की। क्लियर है? समझ में आई बात? इसमें कोई डाउट नहीं है? तो हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रिपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑडिटर्स के जो अप्रूवल मिलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, हम उस दिन की तक की बात कर रहे हैं, जब तक कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी ना हो जाए। तब तक हम क्या किसी इवेंट को एडजस्ट कर सकते हैं, या केवल डिस्क्लोज करना पड़ेगा, या कि नेक्स्ट ईयर के लिए छोड़ दो। चले एक क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा क्लैरिटी होगी कि हम कहना क्या चाहते हैं। कहता है कि द फैक्ट्री इज पेंटेड इन मार्च 2016। पेंट कब हुआ है फैक्ट्री का? और पेंटर ने अपना बिल अप्रैल में दिया है। पेंट कब हुआ है? मार्च में। पेंटर ने बिल कब दिया है? अप्रैल में, साल खत्म होने के बाद। एक्चुअल में पेंट कब हुआ था? पिछले साल। बिल कब मिला है? इस साल। द अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी डिडंट मेक अ प्रोविजन फॉर द एक्सपेंसेस। उसने लास्ट ईयर में कोई प्रोविजन नहीं किया, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं था कितना खर्चा हुआ। 31 मार्च तक कितना खर्चा हुआ, नोबडी वाज नोइंग। हाँ या ना? वो तो पेंटर ने अप्रैल में जब बिल दिया होगा तब कंपनी को पता चला हुआ, अच्छा जो पेंट हो रहा था उसका खर्चा ये रहा। अच्छा, कहता है फाइनेंशियल 15 फाइनेंशियल्स आर अप्रूव्ड ऑन 30 सितंबर। अब बात हो रही है अप्रैल 15 से लेकर मार्च 16 तक, इस दौरान पेंट हुआ, और इस पेंट का जो बिल मिला है वो मिला है अप्रैल 16 में। कहता है कोई प्रोविजन नहीं बनाया गया
और अप्रूवल मिला है 30 सितंबर 2016 को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड कब हुए हैं? 30 सितंबर। अब चूंकि हमारी बैलेंस शीट ये है, अप्रूवल ये है, तो क्या इस बैलेंस शीट को यहां प्रिपेयर करते समय ये वाला खर्चा भी डाल दें? अरे बोल लो, इसमें कुछ चीजें याद रखना। हम लोगों ने एक चीज तो पढ़ रखी है पहले से ही कि जिस साल का खर्चा होता है उसी साल उसकी एंट्री भी होती है। हम पिछले साल का खर्चा इस साल नहीं लिख सकते, इस साल का खर्चा अगले साल नहीं लिख सकते और अगले साल का खर्चा इस साल नहीं लिख सकते। ये तो एक्रूअल कंसेप्ट का प्लेन है। लेकिन अगर किसी साल गलती हो जाए तो, कोई खर्चा लिखने से रह जाए तो, कोई इनकम अगर हम ना लिख पाए हो तो कत्ल करोगे? क्या करेंगे? लिख देंगे। किसमें? अरे पुराना तो बंद हो चुका अकाउंट, अब बचा यही वाला जो चल रहा है। क्या करें? पुराने वाले को दुनिया भर से मंगाए, क्या करें? नए वाले में लिख दें, लोगों को डाउट में डाल दें और ऐसी गलतियां हम बार बार करेंगे। फिर क्या करें? तब उसके लिए एक तरीका बताया गया। ठीक है, अगर लास्ट ईयर्स आप भूल गए और जाहिर सी बात है आप उसको वापस नहीं ला सकते, आप इसी साल लिखिए, लेकिन उसको कैटेगराइज कर दीजिए। नीचे लिख दीजिए प्रायर पीरियड आइटम्स। क्लियरली उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख दीजिए ये इस साल का नहीं है, पीएल के डेबिट में पिछले साल जाना था, हम इस साल ले आए, गलती हो गई। प्रायर पीरियड आइटम्स, चाहे इनकम साइड चाहे एक्सपेंडिचर साइड। अब कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पड़ेगा, अच्छा चाहिए इस साल का नहीं है पिछले साल का है। अगर गलती हो गई तो की बात हो रही है। मेरी बात समझ गए? भाई पिछले साल में जा करके तो कटपिट कर नहीं सकते, दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब कैसे लें? तो उसके लिए ये तरीका है कि आप प्रायर पीरियड आइटम्स लिख सकते हैं। उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है? 5, ये 5 होता है, 4 नहीं होता। 4 तुम लोग पढ़ रहे हो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में तुम लोग प्रायर पीरियड आइटम्स पढ़ोगे। क्लियर है? वही चीज तो बता रहे हो, ये वही तो क्वेश्चन है जो तुम पूछ रहे हो। चले, टेंशन ना लो, चले। कहता है चूंकि पेंट का खर्चा पिछले साल का है तो उसी साल उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। हाँ है ना? जबकि इंफॉर्मेशन हमको रिसीव हुई है इस साल, लेकिन कब रिसीव हुई है? फाइनेंशियल ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल होने के पहले। पहले बैलेंस शीट की डेट के बाद, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल के पहले हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गई। अरे मार्च तक पेंट हुआ था और उसका बिल हमें कब मिला? अप्रैल में मिला। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट की डेट के बाद मिला, डेट के बाद मिला, बैलेंस शीट फाइनल होने की डेट के बाद नहीं मिला, बैलेंस शीट की डेट के बाद मिला, 31 मार्च की डेट के बाद मिला, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूवल होने के पहले मिल गया। हाँ है ना? हेंस द एंटिटी शुड रिकॉग्नाइज द ट्रांजैक्शन एज ऑन द बैलेंस शीट डेट। तो अगर खर्चा पिछले साल का है तो उसको पिछले साल ही रिकॉर्ड करो ना। क्या हमारे पास मौका है? हाँ है। बैलेंस शीट की अभी फाइनल हुई नहीं है, उसके पहले अगर हमें इंफॉर्मेशन मिल गई और ये खर्चा अगर पिछले साल का है तो जिस साल का खर्चा उसी साल एडजस्ट करो। अभी इसके बारे में कुछ कंडीशंस हम बताएंगे, चिंता ना करना, ठीक है ना? अभी बताई नहीं है मैंने। चले, तो पहली चीज ये दिमाग में आई, इफ द बिल इज रिसीव्ड आफ्टर 30 सितंबर, अब उस चट्टे ने हमको बिल ही 30 सितंबर के बाद दिया, तो ये हमें सपना तो आ नहीं रहा था। हाँ, हम एक काम कर सकते थे, प्रोविजन बना सकते थे। नहीं समझे? खर्चे का प्रोविजन, क्योंकि पेंट हो रहा है तो हमें मालूम है खर्च होगा। ऐसा नहीं कि सामने वाला बिल नहीं देगा तो अब तो खर्चा भी नहीं होगा, है कि नहीं? We know very well that if any expenditure is incurred, then there is a need of cash outflow. तो आज नहीं तो कैश आउटफ्लो होगा ही होगा, तो क्यों ना उसके लिए प्रोविजन बना दिया जाए। फिलहाल if the bill is received after the approval of the financial statement, it should be recognized as prior period expenses. बात समझ में आई? पिछले साल आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए
और अब चूंकि बैलेंस शीट की डेट निकल चुकी है अप्रूवल की, तो अब हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है कि हम उसको प्रायर पीरियड आइटम्स के अलावा कहीं शो करें। अब क्लियर हुआ? बात समझ में आई? तो ये है आपका बेसिक क्वेश्चन। चले आगे। अब आते हैं कुछ कंडीशंस की बात करेंगे, इन्हीं को ही याद रखना है। एक तो ये मैंने एक हवाला दिया कि हाँ आप लोग को समझ में आए कि हम लोग करने क्या जा रहे हैं, ये क्वेश्चन केवल वो रिप्रेजेंट कर रहा था। Definitions: events occurring after the balance sheet date. These are the significant events. हम फालतू के events की बात नहीं कर रहे, हम significant जो important events होती हैं, कोई ऐसी information, कोई ऐसा transaction जो material impact रखता है सामने वाले के decision पर, अगर हम उस information को दे देते तो आपकी हाँ ना में और ना हाँ में बदल जाती। इस तरह के transactions को हम, इस तरह की events को हम significant events बोलते हैं। Which occur between the balance sheet date and the financial statement approval date. These significant events can be favorable or unfavorable. ठीक है, events कुछ भी हो सकती है, फायदे की भी हो सकती हैं और घाटे की भी हो सकती हैं। Significance वो material events होती है जो सामने वाले के डिसीजन को इम्पैक्ट करती हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के डिसीजन को हाँ से ना में, ना से हाँ में, या उसके डिसीजन को चेंज कर सकती हैं, उनको हम कहते हैं सिग्निफिकेंट इवेंट्स। तो बेसिकली ये सिग्निफिकेंट इवेंट्स ना होकर मैटेरियल इवेंट्स। Events occurring after the balance sheet date are classified into two: adjusting events and non-adjusting events. अब समझ में आ गया होगा, मैंने जो पेंट करवाया था, तो अगर पहला केस देखा था तो हम एडजस्ट कर रहे थे बैक डेट पे जाकर के, मतलब बैलेंस शीट की डेट पे उस आइटम को दिखा रहे थे, और दूसरे केस में हम कर रहे थे प्रायर पीरियड आइटम दिखा दो, यानी उस साल हमने उसको नहीं दिखा। ठीक है ना? तो एक को हम कहते हैं एडजस्टिंग इवेंट्स और एक को कहते हैं नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अब जरा इनकी कंडीशन समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले क्वेश्चंस में तुम लोग हर क्वेश्चन में गलती करोगे, मैं अभी बता दे रहा हूं, ये भूल जाओगे, बार बार मुझे तुम लोग को ये याद दिलाना पड़ेगा। अरे हम बता रहे हैं ना, चिंता क्यों कर रहे हो, तुम भी यहीं हम भी यहीं, बार बार भूलोगे। ये देखो बेटा यहाँ क्या बोला था, यहाँ क्या बोला था, भूल जाओगे। फिर बोले क्या लिखा है? लिखा है एडजस्टिंग इवेंट्स वो होती है, यानी बैक डेट पे जाकर के, बैलेंस शीट की डेट पे जाकर के उसको एडजस्ट करो। कब? कंडीशन एग्जिस्टेड ऑन द बैलेंस शीट डेट। अरे पेंट हो रहा था ना, कंडीशन तो एग्जिस्ट कर रही थी ना, मालूम था ना खर्चा होगा, नहीं था? अच्छा। Events occurring after the balance sheet date provide additional information on the condition existing on the balance sheet date. कोई भी ऐसी इवेंट जो बैलेंस शीट की डेट के बाद अकर होती है, वो बैलेंस शीट की डेट के बाद अकर तो हुई है, लेकिन वो हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है कि हाँ हम बैलेंस शीट की डेट को एग्जिस्ट कर रहे थे। तो बात तो एक ही हुई लगभग। पहले में ये कहा कंडीशंस हमें पहले से ही मालूम था कि खर्चा इतना होगा, 10,000 5,000 8,000 खर्चा होगा, भले बाद में हुआ, इनकम होगी भले बाद में हुई, हाँ है ना? दूसरा पता ही नहीं था होगा, लेकिन वो कंडीशंस हमारी बैलेंस शीट की डेट को एग्जिस्ट कर रही थी, कंडीशंस हमारी बैलेंस शीट की डेट को एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन भले हमारे पास बैलेंस शीट की डेट को हो कि ऐसा खर्चा होगा। पहले में मैंने कहा कि कंडीशन थी कि सामने वाला दिवालिया हो गया है, हमें पैसा नहीं मिलने वाला। दूसरा, दिवालिया बैलेंस शीट की डेट के बाद हुआ है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से भनक मिल गई थी कि उसके खिलाफ केस चल रहा है। मेरी बात समझ में आई? किसी के दिवालिया होने का मतलब ये नहीं कि मेरा पैसा पूरा डूब जाएगा। हो सकता है हमको गारंटी मिली हुई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर बैलेंस शीट की डेट को वो दिवालिया हो चुका था, लेकिन क्लियर कट फाइनल नहीं हुआ था, दिवालिया हो चुका था, डिफॉल्ट कर गया था, तो इसका मतलब बैलेंस शीट की डेट को वो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही थी या उसके खिलाफ केस हो चुका था, हाँ या ना? दूसरा, हुआ तो बैलेंस शीट की डेट के बाद, लेकिन बैलेंस शीट की डेट को हमें मालूम था कि उसके खिलाफ केस लॉन्च हो चुका है, कभी भी वो दिवालिया हो सकता है। तो एक तो एडिशनल इंफॉर्मेशन होना, एक तो वो इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट करना। बात खत्म हुई? अभी भी कंफ्यूज हो? अभी भी कंफ्यूजन है होगी? बैलेंस शीट की डेट को मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि ये हो चुका है,
तो जाहिर सी बात है वो मेरे लिए एक इंफॉर्मेशन है कि हम उसको एडजस्ट कर दें। क्लियर? बैलेंस शीट की डेट को हमारे पास क्लियर कट इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा आगे हो सकता। अब बात समझ में आई? दोनों में फर्क समझ में आया? कंडीशन एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट, क्लियर। Events occurring after the balance sheet date provide additional information existed on the balance sheet. बात समझ में आई? 31 मार्च के पहले तो कोई क्लियर कट इवेंट हो गई है तो एडजस्ट कर लो। 31 मार्च तक वो इवेंट हुई नहीं, वो हुई 31 मार्च के बाद, लेकिन 31 मार्च को हमारे पास कुछ न कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। ठीक है? The additional information materially affects the amount on the balance sheet. अब वही इंफॉर्मेशन एडजस्टिंग इवेंट होती हैं जो अकर तो होती है बैलेंस शीट के डेट के बाद, और उनकी एडिशनल इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की डेट को अवेलेबल थी, लेकिन वही काम लायक होती हैं जो बैलेंस शीट की डेट के बाद अकर होती हैं, जिनका मैटेरियल इंपैक्ट पड़ता है, सिग्निफिकेंट इवेंट। ठीक है ना? तो इनको कहा गया adjust the balances of asset and liabilities as on the date of balance sheet. Clear? Non-adjusting events, जिनको हम एडजस्ट नहीं करेंगे। बैलेंस शीट में कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं थी। Subsequent event don't affect the amount on the balance sheet date. कोई मटेरियल इंफॉर्मेशन नहीं थी, यानी मटेरियल इवेंट नहीं थी। दोनों में फर्क समझ में आया? बैलेंस शीट की डेट को एडिशनल इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, या फिर इसका आगे उल्टा बोल दो कि मटेरियल इवेंट नहीं थी। तो ये हमारा कहलाएगा, अगर ये थोड़ा भी इंपॉर्टेंट है तो इसको डिस्क्लोज कर देंगे अप्रूवल अथॉरिटी की रिपोर्ट में, अगर थोड़ा भी इंपैक्ट डालता है पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर नहीं तो छोड़ दो इसको, कुछ ना करो। मैं फिर बोलूं, एडजस्टिंग इवेंट्स वो होती हैं जिनकी हमारे पास इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट की डेट को एग्जिस्ट थी। इवेंट्स भले ही अकर हुई हो बैलेंस शीट की डेट के बाद, लेकिन हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी बैलेंस शीट की डेट तक। तीसरा, जो भी इवेंट है वो इवेंट्स अकर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट हुई हैं, लेकिन उनका मटेरियल इंपैक्ट है, तो एडजस्ट करेंगे। अगर हमारे पास बैलेंस शीट की डेट को एडिशनल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, एग्जिस्ट नहीं करती थी, सब कुछ हुआ बाद में ही हुआ, केस भी 31 मार्च के बाद हुआ दिवालिया होने का, तो 31 मार्च को तो हमें मालूम ही नहीं था। बात समझ में आई? हाँ या ना? लेकिन अगर ये सिग्निफिकेंट है, लोगों को जानना चाहिए, तो भैया डिस्क्लोज कर दो। भाई मेरे टोटल डेटर्स हैं 20 लाख के, और जिस चोट्टे को मैंने माल बेचा था उसको अकेले 18 लाख का, तो अब मेरे लिए तो मरने और जीने वाली बात हो गई। हो सकता है मेरा बिजनेस ही बंद हो जाए उसके चक्कर में, दिवालिया वो हुआ, दिवालिया हम भी हो रहा है कि हाँ या ना? तो ये इम्पैक्ट भले बैलेंस शीट की डेट के बाद है, इंफॉर्मेशन भी बैलेंस शीट की डेट के बाद है, लेकिन मेरे बिजनेस को टोटली अफेक्ट कर रहा है, और मेरे बिजनेस को चूंकि टोटली अफेक्ट कर रहा है, तो इससे आप जो स्टेक होल्डर हैं वो भी अफेक्टेड होंगे। तो एटलीस्ट एडजस्ट नहीं कर सकते तो इंफॉर्मेशन तो दे ही सकते हैं लोगों को। अब बात समझ में आई? The primary objective of the standard is to ensure the completeness that all the transactions and related information should be updated in the financial statement. That's it. इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस ही है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, कोई मिसलीड ना होने पाए। फिर से वही चीज, वही कहानी लाया हूं जो अभी भी मैंने कहानियां पढ़ी, फिर से वही कहानियां, लेकिन इस तरह से। वो चार्ट बेसिस पर था, जरा देखो। कंडीशंस एग्जिस्ट होनी चाहिए बैलेंस शीट की डेट को, तैयार है। एंटिटी डजंट हैव द कंप्लीट और करेक्ट इंफॉर्मेशन, लेकिन उड़ती उड़ती खबर या एक खबर मिली हमको अबाउट द आइटम ऑन द बैलेंस शीट डेट, हाँ या ना? इफ सच इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल, द एंटिटी कुड हैव एडजस्टेड अकॉर्डिंगली ऑन द बैलेंस शीट डेट ओनली। अगर हमें 31 मार्च के पहले पहले कोई इंफॉर्मेशन मिल गई एडिशनल कि ऐसा फ्यूचर में होगा, और पक्का है होगा, तो इसका मतलब हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन पहले से अवेलेबल थी। क्लियर?
event occurring after the balance sheet date are confirming or giving more information about the condition which were existed on the balance sheet date. बात वही है, अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट्स है, the entity should record the transaction as on the balance sheet date. अगर कोई एडजस्टिंग इवेंट है तो बैक डेट में जाकर के 31 मार्च की डेट की जो बैलेंस शीट आप फाइनल अभी नहीं की हो, फाइनल करने जा रहे हो, तो अभी भी टाइम है, आप उसको एडजस्ट कर लो बस. नॉन एडजस्टिंग इवेंट, कोई कंडीशन हमारे पास बैलेंस शीट की डेट को अवेलेबल नहीं थी, हाँ या ना, या मैटेरियली कोई इंपैक्ट नहीं करेगा हमारी बैलेंस शीट की डेट को, या शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर वो सिग्निफिकेंट इवेंट है तो डिस्क्लोज कर दो, बात खत्म. देखा जाए क्वेश्चन. While preparing the financial statement for the year ended 31st March 18, X Limited made a provision for doubtful debt 5% of the account receivable balance. अब 31 मार्च 2018 की डेट का हम बैलेंस शीट फाइनल कर रहे हैं, करेंगे तो यहां पर कहीं पर, हाँ या ना, और हमारी आदत जो है वो है 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने की. तो हमारे पास जितने भी यहाँ डेटर्स होंगे उसमें से माइनस कर देंगे 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. यही तो करते जितने भी डेटर्स होते हैं. इन February 18, अब देखो 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 देखो, हमें इंफॉर्मेशन कब मिली है? मार्च के पहले. हमें फरवरी 18 को एक डेटर था 2 लाख का, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ अर्थक्वेक आने के कारण. कितने रुपए का डेटर था मेरा? अच्छा, had suffered heavy loss due to the earthquake. The loss of debtors was not covered by any insurance policy. अब चूंकि लॉस है, कवर्ड नहीं इंश्योरेंस, तो नुकसान तो मेरा होगा ही होगा. अच्छा, इन अप्रैल द सेम डेटर बिकम इंसॉल्वेंट. फरवरी में पता चल गया था, लेकिन वो इंसॉल्वेंट कब हुआ है? अप्रैल. और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब हुए हैं? बहुत दूर, सितंबर 18 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव्ड. कौन वाले? ये वाले. बोलो ना, पक्का? अब बताओ क्या करें? तुम लोग को क्या लगता है, क्या हमको इसको बैलेंस शीट को एडजस्ट कर देना चाहिए था 2 लाख रुपए को? हैं? क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और बैलेंस शीट की डेट को वो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, हाँ या ना, पहली चीज. दूसरी, ये इवेंट हुई है बैलेंस शीट की डेट के बाद, लेकिन अप्रूवल के पहले, और वो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही अवेलेबल थी, तो क्यों ना एडजस्ट कर दो भाई. तो हमें यहां पर जितने भी डेटर्स हों उसमें से माइनस कर देना चाहिए प्रोविजन 2 लाख का, और जितने भी बाकी डेटर्स बचे उस पर करना चाहिए 5%. अब बात समझ में आई? क्लियर है? 31 मार्च 18, the financial position of the debtor was not good as such condition existed on the balance sheet date. The entity may or may not be sure of the position on the balance sheet date. The subsequent event of insolvency is confirming. बैलेंस शीट की डेट को हम कंफर्म नहीं थे, लेकिन बैलेंस शीट की डेट के बाद, लेकिन उसके अप्रूवल के पहले हम कंफर्म हो गए, हाँ या ना. सो इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट एंड इट रिक्वायर्स एन एडजस्टमेंट टू अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस बाय मेकिंग फर्दर प्रोविजन 5%. बता दिया, खत्म. क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए. Continuing with the above question, the account receivable balance 2 lakh as on 31 March, but earthquake took place in April 2018. हमारे पास अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं. डेटर्स कितने का था हमारा, लेकिन अब अर्थक्वेक कब आया? अर्थक्वेक आया पहले फरवरी में आया था, अब अप्रैल में आया. इसका मतलब मार्च तक उसके पैसा देने में कोई डाउट नहीं था, और ना ही हमारे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन थी कि अर्थक्वेक आएगा और उसको नुकसान हो जाएगा. लेकिन इस नुकसान की इंफॉर्मेशन हमें 31 मार्च के बाद मिली है, लेकिन बैलेंस शीट की डेट के पास हमारे पास बैलेंस तो था और अभी अप्रूव हुआ नहीं है. वो अप्रूव हुआ है सितंबर में, तो क्या करें? जब हमारे पास बैलेंस शीट की डेट को कोई इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती थी,
ना तो हमारे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, ना कोई इंफॉर्मेशन थी, और ना ही ये लॉस एग्जिस्ट करता था। मैंने कहा था ना गलतियां करोगे, अभी तो शुरुआत है। पढ़ लेते हैं। 31 मार्च तक डेटर्स की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी, वी वेर नॉट इन डाउट, एंड द सब्सिक्वेंट इवेंट आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट कंडीशन। और वो हमारे पास कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, इट डजंट रिक्वायर एनी एडजस्टमेंट्स। हो गया ना उल्टा। अरे एक्स लिमिटेड शुड प्रोवाइड द डाउटफुल डेट्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नहीं समझ में आई बात? हाँ, अगर ये मैटेरियल इंफॉर्मेशन या मैटेरियल अमाउंट है तो आप इसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगर मैटेरियल है तो। अदरवाइज बैलेंस शीट की डेट को हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी और ना एग्जिस्ट करती थी। ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन बैलेंस शीट की डेट के बाद हुआ, लेकिन पिछले साल में उसका बैलेंस रहता था। बात समझ में आई? तो अगर हम चाहें तो अपने प्रोविजंस को बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई चारा। अब बात समझ में आई? अगर ये मटेरियल इंपैक्ट रखता है तो, अगर ये मटेरियल इंपैक्ट रखता है तो की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ या ना? पक्की बात? अदरवाइज हमारे लिए ये बेस्ट है कि इस साल से कोई लेना देना नहीं, ये पूरा का पूरा एडजस्टमेंट हमारा नेक्स्ट ईयर का है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ईयर की है, तो नेक्स्ट ईयर में ही इसका एडजस्टमेंट करेंगे, पिछले साल से इसका कोई लेना देना। लेकिन अगर ये मटेरियल इंपैक्ट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन सिग्निफिकेंट है, तो हम इसको रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर सकते, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आगे चले, फर्क समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 5, continuing with the above example, there was no balance of accounts receivable। 31 मार्च को कोई बैलेंस नहीं था, अप्रैल में माल बेचा और मई में भूकंप आया और जुलाई में इंसॉल्वेंट हो गया। अरे तो जिस साल का उसी साल ले जाओ, पिछले साल से क्या लेना देना, ना तो सेल हुआ था, ना अर्थक्वेक आया था, ना कुछ हुआ था, ये तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ना। लेकिन अगर मटेरियल इंपैक्ट है तो इसको डिस्क्लोज कर दो, अगर मटेरियल इंपैक्ट है तो बस। अगर ये पिछले साल से रिलेट नहीं है, एडजस्टिंग इवेंट नहीं है, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट को केवल डिस्क्लोज कर सकते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते। बात समझ में आई? नॉन एडजस्टिंग आइटम्स को डिस्क्लोज कर सकते हैं अगर वो मटेरियल इंपैक्ट रखता है तो केवल, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अब क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इफ इट इज मटेरियल, अ कंपनी हैज फाइल्ड अ लीगल सूट अगेंस्ट द डेटर जिससे 15 लाख मिलना है, और कब फाइल किया है? 31 मार्च 17 को हमने केस फाइल कर दिया, एक डेटर के खिलाफ हमको ये चुट्टा पैसा नहीं दे रहा। द चांसेस ऑफ रिकवरी बाय वे ऑफ लीगल सूट आर नॉट गुड। कुछ भी कर लो, डंडे पड़ जाएंगे पुलिस के, तब भी वो पैसा नहीं देगा, है कि नहीं? हमको कहां देख रहे हो ऐसे? are not good as per the legal opinion given by the council in April 17. Can the company provide for full amount of 15 lakh as provision for doubtful debts? अब देखो, ये तो तय है ना कि अब मार्च महीने में ही हमको कहीं ना कहीं भनक लग गई थी, और लीगल केस हम तभी किसी से रिकवरी के लिए फाइल करते हैं जब हमें मालूम हो कि अब ये प्यार की भाषा नहीं समझेगा। इसका मतलब मेरे दिमाग में वो हथौड़ा चलने भी लगा था कि हमको पैसा मिलने वाला, चुट्टा कल बुला रहा है, परसों बुला रहा है, लेकिन दे। अब समझ में आई बात? तो हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, बैलेंस शीट की डेट को एग्जिस्ट करती थी, तो प्रोविजन बना लेते ना। लेकिन प्रोविजन बनाने के बाद उस डेटर को दिखा मत देना कि हमने तो मान लिया है तुम नहीं दोगे लेकिन वसूलेंगे। अरे
हम क्यों उसको बताएंगे कि देखो मैंने तुम्हारे लिए लिख दिया है, नहीं लेंगे। कहता है एसेट एंड लायबिलिटी शुड बी एडजस्टेड फॉर events occurring after the balance sheet that provide additional evidence to assist the estimation of the amount relating to the condition as on the balance sheet. कंफर्म नहीं था, हमको ये डाउट था कि लीगल सूट फाइल कर रहे, हो सकता है उसके डर से वो पैसा, ये तो हो सकता है ना, कई लोग प्यार की भाषा नहीं समझे, लीगल सूट जैसे मेरे ही साथ हुआ, एक आदमी ने मेरा पैसा मार लिया, बहुत बड़ा बंदा था, उस समय हम बहुत छोटे आदमी थे, अब छोटे छोटे का मतलब तुम लोग जानते हो फाइनेंशियली, ठीक है ना, तो बहुत पुरानी बात है, तो नहीं दिया, और यहाँ का नहीं था, दिल्ली का था, अब हम तो रहते यहाँ पे, अब अच्छा खासा अमाउंट लेकर बैठ गया, 2.5-3 लाख रुपए, उस समय बहुत बड़ा वैल्यू था, बोलते रहे 6 महीने तक नहीं दिया, लेकिन 25 अगस्त 2011 या 12, 25 अगस्त, उस दिन मैंने उसके खिलाफ केस नोटिस भेज दी तरीके से, अच्छे तरीके से, तीसरे दिन मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो ये वही है, समझे मेरी बात। तो हो सकता है शायद सामने वाला दे दे, लेकिन क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। हमें मालूम है कि लीगल सूट हमने किसी डेटर के खिलाफ किया है क्योंकि वो पैसा नहीं दे रहा, इसलिए नहीं कि वो दिवालिया हो रहा है, कोई दूसरा रीजन हो सकता है। अब उससे रिकवरी की चांसेस नहीं है, जब भी जाओ बंदूक तान देता है। ओपिनियन गिवन बाय द काउंसिल, ठीक है, हमको अप्रैल में काउंसिल ने भी कह दिया कि पैसा मिलने वाला नहीं है, तो पैसा तुम पीछे पड़े हुए इसके, वो देगा ही नहीं, क्या करें, सीधे प्रोविजन बना लो ना, एडजस्ट कर लो ना, क्योंकि एग्जिस्ट तो करता था बैलेंस शीट की डेट को, तभी तो हमने केस फाइल किया, और वो कंफर्म हो गया बैलेंस शीट की डेट के बाद, अप्रूवल के पहले। तो कह रहा है इन द गिवन इवेंट्स, इन द गिवन केस सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन इज गिविंग मोर क्लैरिटी, जो हमको काउंसिल ने कह दिया नहीं मिलेगा, वो और क्लैरिटी कर दे रहा है जो हमारा डाउट था। As on the balance sheet date is not recoverable, hence it is appropriate to make a particular provision. हम बैड डेट्स तो नहीं मानेंगे, क्योंकि हम रिकवरी के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, एक्चुअल बैड डेट्स नहीं मानेंगे, प्रोविजन तो बना सकते हैं ना, क्लियर है। चले आगे, यानी उसको एडजस्ट कर देंगे, चले आगे। एक्स लिमिटेड इन्वेस्ट करता है 100 लाख वाई लिमिटेड में अप्रैल 2018 को, बट द निगोशिएशन स्टार्ट हो गया है जनवरी 18 में। देखो ना, जनवरी 18 में किसी कंपनी के साथ मेरा निगोशिएशन चल रहा है, और साल खत्म हो रहा है मेरा, और हमने ये बैलेंस शीट की डेट के बाद ये जो निगोशिएशन चल रहा है उसमें अब इन्वेस्ट किया है मैंने 100 लाख। एक्स लिमिटेड ने इन्वेस्ट किया है 100 लाख वाई लिमिटेड में, जबकि ये निगोशिएशन जनवरी से चल रहा था। एज पर एस4 इन विच फाइनेंशियल शुड अकाउंट फॉर द इन्वेस्टमेंट। अब बोलो, पिछले साल एडजस्ट करेंगे नहीं करेंगे? हाँ, लेकिन इन निगोशिएशन चल रहा था जनवरी से, बैलेंस शीट की डेट को इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही थी, क्या एडजस्ट करें? क्या निगोशिएशन कोई एक प्रूफ होता है क्या कि हम काम कर लेंगे? हम किसी से जमीन खरीदने की बात कर रही हैं, पूरा शहर की जितनी जमीन हम खरीद लेंगे, हम निगोशिएशन कर रहे हैं, मालूम है कुछ खरीदेंगे टाइम पास कर रहे थे, जब भी टाइम मिलता था चाय पानी पीने उसके घर चले जाते थे, कहते थे पूरी जमीन का दाम बताओ, वो चाय पानी पिलाता वापस हाँ बताओ। निगोशिएशंस कोई फुल प्रूफ एविडेंस थोड़ी होता है। निगोशिएशन का क्या मतलब है? साल भर निगोशिएशन चला, जमीन कितने की दोगे? 10,000 रुपए स्क्वायर फीट, नहीं 9,999 में दो, 1 रुपया कम करो, वो नहीं किया, नहीं मानेंगे, बात करता निगोशिएशन से क्या प्रूफ करते हो तुम लोग? लेकिन मैंने कहा ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इतना तो क्लियर हो गया, लेकिन
ये सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है जो दुनिया को पहुंचनी चाहिए। मैटेरियल इंपैक्ट है, 1-2 लाख रुपए नहीं, 100 लाख का है। अब ये नहीं मालूम बैलेंस शीट अरबों की है, करोड़ों की है या लाखों की है, लेकिन मान लेते हैं वो सिग्निफिकेंट इवेंट है। 100 लाख छोटा अमाउंट नहीं है, मान लेते हैं। तो 100 लाख की इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब हमें उसकी इंफॉर्मेशन को सबको पहुंचाना चाहिए, तो डिस्क्लोज कर देंगे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है लेकिन डिस्क्लोज अब क्लियर है कितनी छोटी चीजें नहीं। Negotiation don't amount to conditions. As there are no condition as on the balance sheet date, it is a non-adjusting event and doesn't require any adjustment. Investment planning in the acquisition of another company should be disclosed in the report of the director to make proper evaluation and decisions by the state users of the financial state. That's it. अब समझ में आई बात? तो मुंह काहे बना रहे हो जब समझ में आ गई? इसमें मुंह बनाने वाले क्या? देखो अभी भी थका थका सा है, अकेला है। चलें, कल से हम एक चश्मा ले आएंगे तुम्हारे लिए। क्वेश्चन नंबर 8। देखो गलतियां कर रहे हो ना तुम लोग, अभी तो शुरुआत हुई है। X Limited purchased a building for rupees 50 lakhs in January 2018. अब जनवरी 18 को हमने एक बिल्डिंग खरीद ली है 50 लाख की। And the agreement to purchase was concluded in January 18. अच्छा, एग्रीमेंट हुआ है टू परचेज का, खरीदी नहीं है, एग्रीमेंट हुआ है कि हम खरीद लेंगे। हाँ, हम खरीद लेंगे। दिमाग की बत्ती जल गई होगी अब। कहता है X Limited financial year ends on in the month of April, the same building is registered in the name of X Limited. अब साल कब खत्म हो रहा है और ये बिल्डिंग परचेज की है अप्रैल में, बताओ क्या करें? बड़ा अजीब है नहीं? नहीं, अब क्या समझे, सामने लिखा है। बोलो। क्यों एडजस्ट नहीं कर सकते? बोलो बोलो, सब बोलो। जी, एग्रीमेंट हो गया है भाई, क्या बात कर रहे? एग्रीमेंट हो गया ना, यानी शर्तें सारी तय हो गई। इसका मतलब जमीन का पोजीशन अगर हमको मिल चुका है, बिल्डिंग का पोजीशन हमको मिल गया है, कंडीशंस हो चुकी हैं, तो हम इस बिल्डिंग को अपने अकाउंट में दिखाएंगे, क्योंकि हमको अब उस एग्रीमेंट को फॉलो करना है, पेमेंट देना है। बात समझ में आई? Looking at the substance of the transaction, the agreement was concluded and the registration is required for scrutiny purposes. The subsequent registration is confirming the agreement, so that should be recorded. Agreement हुआ है, कोई हम negotiation नहीं कर रहे थे, दोनों में फर्क समझना। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। X Limited holds current investments as on 31st March. Cost of investment 50 लाख का है, करंट इन्वेस्टमेंट है जिसको हम रखते हैं खरीदने बेचने के लिए, और उसकी कॉस्ट है कितनी? 50 लाख, और उसकी मार्केट वैल्यू 55 लाख की। कंपनी मेजर्ड इट एट रुपीज 50 लाख एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13। कंपनी कहती है ठीक है हम इसको मार्केट कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज करेंगे, अपनी बैलेंस शीट में इसको कॉस्ट पर दिखाएंगे। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर अप्रूव्ड 30 सितंबर। ड्यू टू सब्सिक्वेंट मार्केट कंडीशन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फेल डाउन टू 40 लाख। Whether X Limited needs to value the investment at 50 और 40 31 मार्च को। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ है सितंबर में, और मार्च में 50 लाख पर हम कॉस्ट पर शो कर रहे थे।
लेकिन मार्च और सितंबर के बीच में मार्केट वैल्यू अचानक इन्वेस्टमेंट की धड़ाम हो गई और उसकी वैल्यू 40 लाख तक पहुंच गई। अब हम बैलेंस शीट की डेट को इसको 40 लाख पर दिखाएं या 50 पर रहने दें? अब देखो तुम लोग धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हो, इसका मतलब क्योंकि हमें बैलेंस शीट की डेट को तो मालूम ही नहीं था कि बैलेंस शीट की डेट के बाद ऐसा कुछ होगा और मार्केट वैल्यू गिर जाएगी। ना तो हमारे पास कोई प्रूफ था, ना एविडेंस था, ना ही कुछ ऐसा होने की पॉसिबिलिटी 31 मार्च तक थी। तो ये टोटल ट्रांजैक्शन या इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है तो ये नॉन एडजस्टेड, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन सिग्निफिकेंट अगर है तो रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर दो, बात खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं। It's a non-adjusting event. There is no need to adjust, and the value of investment will continue. अब इसने ये नहीं लिखा है कि उसको डिस्क्लोज करना चाहिए, तो तुम लोग जरूर लिखोगे नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते नहीं के बावजूद अगर वो सिग्निफिकेंट इवेंट है तो हम इसको रिपोर्ट में डिस्क्लोज जरूर करेंगे। हो सकता है 50 लाख 1 करोड़ की कंपनी हो, 50 लाख यही इन्वेस्टमेंट हो, तो सिग्निफिकेंट इवेंट हो गई। अब हो सकता है 10,000 करोड़ कंपनी हो वैल्यू और ये 50 लाख कोई मायने नहीं रखता। चले अब आते हैं कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। मेरी बात समझना, अब उल्टा होने जा रहा है। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं। मैंने क्या बोला? इसको बैक डेट में जाकर एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ट्रांजैक्शन बाद में ही हुआ, इवेंट बाद में हुई, इवेंट बाद में हुआ, लेकिन बैलेंस शीट की डेट को जाकर एडजस्ट नहीं करना। अब तक हम लोगों ने ये सीखा, क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, मत एडजस्ट करो। लेकिन इसको एडजस्ट करो, इवन दो इट्स अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। कौन से वो दो एक्सेप्शन है? पहला, अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है एडजस्ट करने के लिए, गवर्नमेंट ने बोला है, लॉ ने बनाया है, करना है, तो भैया कुछ भी हो तो करना तो पड़ेगा, उसमें हमारे कुछ भी लिखने या बोलने से काम नहीं चलेगा। अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है कि उसको आप डिस्क्लोज करो, एडजस्ट करो, इवन दो इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बट if there is a legal requirement to do the adjust, we have to do that. क्लियर है? दूसरा, इवेंट अफेक्टिंग गोइंग कंसर्न एग्जामिशन। गोइंग कंसर्न एग्जामिशन होता क्या है? भले ही ये बैलेंस शीट की डेट के बाद कोई घटना घटित हुई, लेकिन अगर उससे मेरा बिजनेस बंद होने की कगार पर आ सकता है, घटना भले बैलेंस शीट की डेट के बाद हुई लेकिन बिजनेस बंद होने की कगार पे आ चुका है, तो क्या दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए? तो केवल रिपोर्ट देने से काम नहीं चलेगा। जब किसी का बिजनेस बंद होने की कगार पर चला जाता है तो उसकी बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिक्विडेटेड सिचुएशन के हिसाब से बनती है। किस तरह से? लिक्विडेटेड सिचुएशन। लिक्विडेटेड सिचुएशन का मतलब अब सारी संपत्तियों, एसेट्स और लायबिलिटीज को अगर डिस्पोज ऑफ किया जाए तो कितना पैसा मिल सकता है। हम लोगों ने पढ़ा है ऑल द एसेट्स मस्ट बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। अब का है ओरिजिनल कॉस्ट भाई? अब तो बिजनेस बंद होने वाला है, रियलाइज्ड वैल्यू पर दिखाओ। अब बात समझ में आई? तो कहने का मतलब अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई जो भले ही बैलेंस शीट की डेट के बाद है, बैलेंस शीट की डेट से कोई मतलब नहीं था, सारा का सारा इवेंट सिचुएशन सब बाद में अराइज हुआ है, लेकिन उससे मेरे बिजनेस के आइडेंटिटी पर इंपैक्ट पड़ा है, तो गोइंग कंसर्न एजम्पशन अगर अफेक्ट हुआ है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, बैक डेट में जाकर अपनी बैलेंस शीट को पूरा खत्म करेंगे, मतलब लिक्विडेशन की पोजीशन में बनाएंगे। और दूसरा, अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, तो अब तो क्लियर है। If it is a statutory requirement or is it the special nature, if events occurring after the balance sheet affect the going concern concept. Clear है? चले क्वेश्चन को, ये वही चीजें ऊपर वाली ही, दोनों को फिर से नए वर्ड्स में लिखा है, चिंता ना करना। क्वेश्चन नंबर 10 चले। कहता है 31st अगस्त 1817 को द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड प्रपोज डिविडेंड ऑफ 10% फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17। अब ये सिचुएशन बदल चुकी है, पहले इसका सिस्टम दूसरा था, अब हम लोग दूसरे तरह से बोलते हैं।
तुम लोगों ने बैलेंस शीट में देखा होगा प्रपोज डिविडेंड देखा होगा ना, हाँ है ना। लेकिन अब सिचुएशन बदल गई है, मैं इसको डायरेक्ट पढ़ करके समझा भी देता हूँ, ज्यादा दिमाग नहीं ले, क्योंकि अगर मैं इस तरह से बताऊंगा तो तुम लोग कहोगे सर हम लोग को ये मालूम है, ये कैसे हो गया। देखो 31 अगस्त को डायरेक्टर्स ने, कंपनी के डायरेक्टर्स ने प्रपोज किया डिविडेंड 10% के हिसाब से पिछले साल का। तो खर्चा तो पिछले साल का है, लेकिन हो कब रहा है, इस साल। क्या बैलेंस शीट की डेट को मालूम था कि हमको डिविडेंड देना है? नहीं, क्योंकि हमें तो प्रॉफिट या लॉस मालूम ही नहीं था, हाँ या ना। डिविडेंड तो साल के अंत में बैलेंस शीट बनने के बाद पता चलता है, ऑडिटर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में जो कंसल्टेंसी होती है उसके बाद। अच्छा, फाइनेंशियल ऑफ 16-17 आर अप्रूव्ड बाय द 30 सितंबर को। अब बताओ कि इस प्रपोज डिविडेंड को क्या बैलेंस शीट में दिखाओगे? तो कहा गया प्रपोज डिविडेंड इवेंट है जो बैलेंस शीट की डेट के बाद अकर होती है। कंपनी डजंट हैव एनी लायबिलिटी टू पे द डिविडेंड ऑन द बैलेंस शीट डेट। जब लायबिलिटी ही नहीं थी बैलेंस शीट की डेट को, तो उसको पेमेंट बैलेंस शीट की डेट को दिखाना उचित नहीं है लायबिलिटी के तौर पर, हाँ या ना। अब सिचुएशन बदल गई है, मैं बिल्कुल उल्टा बोल रहा हूँ, आज तक तुम लोगों ने जो पढ़ा बिल्कुल बिल्कुल उसका उल्टा है, जो नॉर्मल कंडीशन पढ़ते आए हो, जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं। क्योंकि अभी भी कई सारे क्वेश्चन जो हैं वो पिछले सिस्टम के हिसाब से ही बने हुए हैं। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ाते समय मैंने ये चीजें बताई होंगी, सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ाते समय मैंने ये चीजें बताई होंगी, लेकिन जब हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पढ़ाते हैं तो भैया देखो ये सिचुएशन एक्चुअल में चलनी चाहिए, ठीक है ना। तो कहता है द रीजन बीइंग डिविडेंड विल बी अ लायबिलिटी ऑफ द कंपनी ओनली व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। जब एनुअल जनरल मीटिंग में वो अप्रूव्ड हो जाता है तो ही लायबिलिटी अराइज होती है प्रपोज डिविडेंड की। इसका मतलब 31 मार्च को प्रॉफिट हमने कमाया होगा, लेकिन उससे डिविडेंड जो हमने डिक्लेयर किया वो बैलेंस शीट की डेट के बाद किया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने तय किया डिविडेंड का रेट, और जैसे ही वो डिविडेंड एजीएम में अप्रूव हुआ उसके बाद लायबिलिटी अराइज हो गई, हाँ या ना। उसके पहले लायबिलिटी भी नहीं थी, उसके बाद इवेंट भी नहीं हुआ था, 31 मार्च को कोई हमारी लायबिलिटी भी नहीं दिखनी चाहिए थी, पक्की बात है। कहता है देयर आर नो कंडीशन एग्जिस्टेड 31 मार्च को, ठीक है। द सब्सिक्वेंट प्रपोजल फॉर डिविडेंड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, हाँ या ना। लेकिन कहा गया इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज इन द नोट्स ऑन अकाउंट सेपरेटली, क्योंकि पिछले साल से बिलोंग करता है इसलिए इसको नोट्स टू अकाउंट्स में दे देना चाहिए। यानी प्रपोज डिविडेंड तो बैलेंस शीट का हिस्सा बनेगा ही नहीं। बात समझ में आई? साल के बीच में ही प्रपोज डिविडेंड की लायबिलिटी अराइज होगी और साल के बीच में ही पेमेंट होकर खत्म। मैं इंटरिम डिविडेंड की बात नहीं कर रहा, मैं प्रपोज डिविडेंड की बात कर रहा हूं। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 17 की, इस पे यहां पर प्रॉफिट दिखाया मैंने 10 लाख रुपए, और ये आपका रिजर्व एंड, चलो रिजर्व एंड सरप्लस में मैंने दिखाया नेट प्रॉफिट 16-17 का, ठीक है ना। अब हुआ क्या, इस डेट के बाद 30 अगस्त 17 को डिविडेंड फाइनल हो रहा है, प्रपोज डिविडेंड किस साल का, 16-17 का, कितना, 5 लाख रुपए, हाँ है ना। और इसका पेमेंट हो रहा है मान लो सितंबर में, तो लायबिलिटी यहां अराइज हुई, पेमेंट यहां हुआ है, इस डेट का इस साल का डिविडेंड जा रहा है, लेकिन यहां कोई लायबिलिटी मेरी थी नहीं एज सच, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ था। बात समझ में आई? तो हमारे पास ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। कौन सी इवेंट है? लेकिन चूंकि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो दुनिया को पता चलना चाहिए, इसीलिए नोट्स टू अकाउंट्स में इसको डिस्क्लोज कर दिया जाता है। अब क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11, after the closure of the financial year 31st March, there were a severe earthquake. The company lost its building and major plant and extent of loss of beyond repair. देखो ना, साल खत्म होने के बाद 31 मार्च के बाद भूकंप आया, बिल्डिंग भी धराशायी हो गई, प्लांट भी खत्म हो गए, स्टॉक भी खत्म हो गया। इसका मतलब अब मेरा बिजनेस, हम अपना नाम, मेरा नहीं,
इसका मतलब बिजनेस क्या करें, क्या करें। कोई भी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी बैलेंस शीट की डेट को। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है नॉर्मली, लेकिन ये उसके एक्सेप्शंस में कवर होती है, क्योंकि अब गोइंग कंसर्न तो रहा ही नहीं। तो भले गोइंग कंसर्न, अब भले नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का एजम्पशन फुलफिल नहीं कर पाएगा, इसलिए इसकी बैलेंस शीट को लिक्विडेशन के बेसिस पर बनाना चाहिए। अब बात समझ में आई? अब याद रहेगा, even though it's not an adjusting event, company has to prepare the financial statement on liquidation basis. क्लियर हुआ? याद रहेगा एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, X Limited financial statement of 17-18 are approved by the director 30 September and financial statement are approved 15 अक्टूबर। on 30 नवंबर, अरे अक्टूबर के बाद भी the company identified an expenditure which is relating to 17-18। अरे भैया बैलेंस शीट बन गई, बट गई, उसके बाद पता चल रहा है कि पिछले साल का कोई खर्चा रह गया, तो ये प्रायर पीरियड आइटम दिखाकर इसी साल दिखा दो। अब पिछले साल भी तो जा नहीं सकते, बता चुके हैं ना, बस पिछले साल नहीं जा सकते। अब 18-19 में ही प्रायर पीरियड आइटम का एक कैटेगरी बना देना, उसमें दिखा देना। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, a company deals in petroleum products, the sale price of the petroleum is fixed by the government after the balance sheet date, but before the finalization of the company's account, the government unexpectedly increased the price retrospectively। हमने इस साल की बैलेंस शीट बना ली, सुनना, अप्रूवल के लिए हमारा काम चल रहा है, बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन उसकी डेट के पहले गवर्नमेंट ने पेट्रोल का प्राइस बढ़ा दिया। अभी से बढ़ाया होता ठीक है, पिछले साल से बढ़ा दिया चुट्टे ने, अब क्या करें? अब पिछले साल से बढ़ा दिया तो जाहिर सी बात है पिछले साल से रिलेटेड खर्चा मेरा बढ़ गया। हाँ या ना? मान लो 17-18 में पर लीटर चवन्नी भी बढ़ा दिया, 98 बढ़ा दिया, 1 रुपया बढ़ा दिया, अब लाखों लीटर तेल बिक चुका है, अब उसको उस साल से पेमेंट हमको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अब हुआ ये बैलेंस शीट की डेट के बाद है, और बैलेंस शीट की डेट को हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि ऐसा कुछ होगा, और अप्रूवल हुआ नहीं बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट की डेट को चूंकि मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट आ जाएगी। अब क्लियर है? हाँ या ना? अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तो इसको अगले साल ही दिखाओ, लेकिन चूंकि ये मटेरियल इंपैक्ट करता है, डिस्क्लोज कर दो। हाँ या ना? कैन नॉट बी रिगार्डेड एज एन एडजस्ट, इट डजंट रिप्रेजेंट अ कंडीशन एग्जिस्टेड, हेंस रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड ओनली इन द सब्सिक्वेंट ईयर। तो रेवेन्यू इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो, अगले साल ही रिकॉग्नाइज करना, लेकिन अगर मटेरियल इंपैक्ट करता है तो डिस्क्लोज कर दे। बस ना, समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ रही होगी चीज पर। अच्छा, अ कंपनी फॉर सुनो इधर, अप्रैल से मार्च फाइनेंशियल ईयर नई बात बताया है। द कंपनी रिकॉग्नाइज चेक dated March or before received after the balance sheet date but before approval of the financial statement। अच्छा, चेक इन हैंड में लिख दिया और क्रेडिटर डेटर्स अकाउंट कर दिया। द चेक इन हैंड आर शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, all checks in hand are presented in bank in the month of the April and also realized in the same month in normal course after deposit in the bank। what treatment is correct? मैं फिर से एक बार पढ़ूं। एक कंपनी है जो 31 मार्च को बंद करती है बुक्स, द कंपनी रिकॉग्नाइज करती है चेक 31 मार्च को या उसके पहले, रिसीव्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर अप्रूवल। मान लो कोई चेक हमको मिला, उस चेक पर डेट पड़ी हुई है 31 मार्च, मिला कब है? 31 मार्च के बाद। डेट कब की पड़ी हुई है? द कंपनी रिकॉग्नाइज चेक डेटेड 31 मार्च और बिफोर रिसीव्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपका चेक 31 मार्च के बाद की डेट का है, बाद में मिला है, तो आप पिछली डेट में नहीं जा सकते। बात समझे? लेकिन अगर 31 मार्च की डेट का मिला है चेक, भले बाद में मिला हो, तो भी आप पहले नहीं जा सकते।
पोस्ट डेटेड चेक तो सुना है, प्री डेटेड चेक पहली बार सुन रहा नहीं समझे मेरी बात। तो ये हमें कभी मालूम ही नहीं होता बैलेंस शीट की डेट को कि हमें आगे कितना डेट का चेक मिलेगा पहले की डेट का। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, बात समझ में आई। लेकिन अगर हमारे पास कोई चेक एक्चुअल में 31 मार्च तक आ चुका है, मैंने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया है, तो मैं चेक्स इन हैंड की तरह उसको दिखाऊंगा और उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। Even if the check bear the date or before the check received after 31st March do not represent any condition, 31st March की condition को exist करते ही नहीं थे वो, it means it's not an asset under the control of the entity। बिल्कुल ठीक है, and there is no situation exist on 31st March। Considering the above point, collection of check after the balance sheet date is not an adjusting event। Clear cut है भाई, सोचना क्या है। So recognize these as check in hand not consistent with accounting standard 4। गलत कर रहे हो आप लोग अगर उसको आप accounting standard 4 की तरह कह रहे हो कि हमको मिल गया पिछले साल का तो पिछले साल में दिखाएंगे, ये है ठेंगा नहीं दिखा सकते, पक्की बात। Moreover, the collection of the check after the balance sheet doesn't represent any में छोड़ दो, हो गया। उसके बाद आप क्या बोलें, जब भाई आपको प्री डेटेड कोई चेक मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पिछली डेट में आपके हाथ में था, कंट्रोल में था, या आपको मालूम था, या एग्जिस्ट करती थी कोई कंडीशन, कुछ है ही नहीं, तो आप इसको बैक डेट में कैसे दिखा सकते हो। क्लियर हुआ। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और मटेरियल इंपैक्ट भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता इस केस में, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, आया ना। तो ये डिस्क्लोज भी नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 15, कंपनी एंटर करती है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में टू ले अ पाइपलाइन। बोर नहीं ना हुए हो, पक्का ना, नहीं कुछ खाने पीने की जरूरत हो तो बोलो, लात खा सकते हो, पानी पी सकते हो, बताओ, टेंशन ना लो, अभी बहुत क्वेश्चन है। अच्छा, टोटल 18 या 19 क्वेश्चन होंगे, चिंता ना करना। 19 या 20 कितने क्वेश्चन है? 20। हम लोग चौपे कहाँ, अरे पहुंचे कहाँ तक है? 15। वैसे अब नहीं भी करेंगे तो भी तुम लोग को इस चैप्टर में अब दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। कंपनी एंटर्ड इनटू अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट टू ले अ पाइपलाइन बिफोर 31st मार्च। कंस्ट्रक्शन कब से हो गया है? कंस्ट्रक्शन, कंपनी एंटर्ड इनटू अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट कब हो गया है? 31st मार्च के पहले। फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेर फाइनलाइज 15 मई को। While doing grounding work, it made by a rocky substance for which had incurred to an additional 50 करोड़ रुपए। उसको कहीं झटका लग गया। Should company make provision? If yes, in which year should it making? अच्छा, हुआ क्या है, जनवरी में हमने एक एग्रीमेंट कर लिया पाइपलाइन बिछाने का जमीन के नीचे। हमारा 15 मई को अप्रूव हो गया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो गया? 15 मई को बोल रहा है ना? हाँ हाँ, ये हुआ था जनवरी मंथ में, जनवरी 18 को। साल कब खत्म होता है मेरा? मार्च 18 को। उसके बाद 15 मई को बुक्स भी फाइनल हो गई, क्लोज भी हो गए, फाइनल भी हो गया। जब सब कुछ हो हवा गया तो 16 मई को गड्ढा खोदते समय पाइपलाइन बिछाने के लिए पता चला ऐसी सरफेस आ गई है जिससे हमारी ड्रिल मशीन के ब्लेड जो है उड़ जाए। नहीं समझे? अब उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगेगी और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स हमारे ऊपर कितने करोड़ रुपए का बर्डन देगी? 50 करोड़ का। क्या करें? एडजस्ट तो कर ही नहीं सकते, बैलेंस शीट बंद करके किनारे हो गए भाई। सोच भी, अप्रूव हो चुका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अब इसको अगले साल दिखाने के अलावा कोई रास्ता। अब बात समझ में आई? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर पक्का। क्वेश्चन नंबर 16, a limited company closed its accounting year 30th June 2017 and the accounts for the period were considered and approved by the board of directors on 20 अगस्त को सब कुछ फाइनल हो गया। बोलो
बुक्स कब क्लोज होती है? 30 जून को, मार्च नहीं है, जून को, और अगस्त में सब फाइनल हो गया। द कंपनी वॉज एंगेज्ड इन लेइंग पाइपलाइन फॉर एन ऑयल कंपनी डीप बीनीथ द अर्थ while doing the boring work on 1st September, अगस्त के बाद, it had met a rocky surface for which it was estimated that an extra cost tune 80 lakhs you are required to, पता चल गया वही है। बोलो बोलो, सेम है, सब कुछ बाद में हुआ है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 17, नॉट एन occurring आफ्टर द बैलेंस शीट डेट में भी फलाना एंड डिमांड का। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, अगर सिग्निफिकेंट इवेंट होगी तो हम डिस्क्लोज कर देंगे, बस इतना याद रखना। नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, सिग्निफिकेंट इवेंट है, तो हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आईएस लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ डिमांड नोटिस 15 जून। एक कंपनी है, उसने डिमांड नोटिस रिसीव किया 15 जून को, 15 जून, फ्रॉम द एक्साइज डिपार्टमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ड्यूटी पेबल फॉर सेवरल ईयर्स, 2012, 13, 14, 15, 30 जून 2018 को उसने नोटिस रिसीव किया इन सारे ईयर्स का कि आपके ऊपर हम डिमांड लगाते हैं, आपने कुछ हेरा फेरी की है पिछले सालों में। कितना? 78 लैक्स। अच्छा, सेवरल ईयर्स लिखा है ना। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर अप्रूव्ड 31 अगस्त 2018, और 31 अगस्त 18 को हमारा फाइनल हो रहा है। उसके पहले ही नोटिस आ गई, लेकिन आई कब है? 31 मार्च 18 के बाद। बोलो हाँ या ना। इन जुलाई 18 इट डिपॉजिटेड 16 लाख। अब देखो ना, नोटिस कब आई ये पता चल रहा है? 31 मार्च 18 ये खत्म, और 30 जून 18 को नोटिस आई है, डेट ऑफ नोटिस। और हमने चूंकि जुलाई में हमने 16 लाख पेड कर दिए, हमारे पास नोटिस आई कितनी थी? 78 लाख की, 78 लाख, ये लिखा है 78 लाख की नोटिस थी, और हमने 16 लाख पेड कर दिए, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हुआ है, सब लोचा है। कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू ब्रिंग डाउन 62 लाख क्लेम टू 27 लैक्स। अब बचा कितना? बचा कितना? 78 में 16 दे दिए। अब कंपनी को लगता है हम कोशिश करेंगे ना तो ये फाइनल होगा 27 लाख पर। कितने पर होगा फाइनल? लगता है टू बी फाइनलाइज्ड, कि सामने वाले तो मांग लिया है तो दे थोड़ी देंगे, अपील करेंगे, लड़ेंगे, उसके बाद उसको कम करवाएंगे 27 लाख पर। यानी वो मान रहा है कंपनी वाला कि 27 लाख हम, वो मान ले रहा है कि 27 लाख तो मेरी लायबिलिटी। जब खुद मान रहा है तो सोचना क्या। हाँ यार, हाउ शुड द कंपनी डील विद द कंडीशंस। अब देखो, 16 लाख दे चुका और पिछले कई सालों का था, 27 लाख और देने को तैयार है। इसका मतलब 27 से 33, 43 लाख वो देने को तैयार है। एक तरह से ये हुआ, और चूंकि ये पिछले कई सालों की नोटिस थी, तो कह सकते हो कि हमारे पास एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हर बैलेंस शीट की डेट को थी कि लायबिलिटी अराइज हो सकती। इवेंचुअली वो आ गई नोटिस, लेकिन कई सालों की नोटिस है। कितने सालों की नोटिस है? कई सालों की, पिछले। Since the demand already existed and as on the balance sheet date, अगर हम कोई बैलेंस शीट फाइनल कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी लायबिलिटीज से बच जाएंगे अगर लायबिलिटीज ना शो की तो वो कंडीशंस तो एग्जिस्ट कर रही है ना बैलेंस शीट की डेट को, यानी वो ट्रांजैक्शन हो चुके हैं पास्ट ईयर्स में, तभी तो ये डिमांड नोटिस आई है। हाँ या ना। तो एंड लेटर द कंपनी रिसीव्ड द नोटिस, इट बिकम्स एन एडजस्टिंग इवेंट एंड द कंपनी हैज टू मेक अ प्रोविजन ऑफ 43 लाख, 27 लाख प्लस 16 लाख जो वो कह रहा है हम देने को तैयार हैं, तो उसके लिए प्रोविजन बना लो पिछले ही साल। हाँ या ना। एज द कंपनी हैज ऑलरेडी डिपॉजिटेड 16 एंड बैलेंस 27 लाख इज रेडी टू डिपॉजिट। हाँ या ना। द रिमाइनिंग अमाउंट जो बचा 78 लाख में से 43 लाख माइनस करो तो 35 लाख बचेगा। करके देख रहा है,
शुड बी डिस्क्लोज एज एन कंटिजेंट लायबिलिटी एज ए पर AS 29। ये बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता। जो बाकी 35 लाख बचा वो बच भी सकता है, नहीं भी बच सकता। वो डिपेंड करेगा फ्यूचर की इवेंट्स पर, केस पर, और जब केस फाइनल होता है तभी वो 35 लाख का डिसीजन होगा। वो बच भी सकता है और नहीं भी, वो कंटिजेंट लायबिलिटी होगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 के हिसाब से। अब क्लियर है? लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। चल सकते हैं आगे। इन राज कंपनी लिमिटेड 2 लाख रुपए का चुट्टा कैशियर चोरी करके ले गया जनवरी 18 में। कब किया? और वो पकड़ा गया मई 18 में। द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी वेर नॉट येट अप्रूव्ड। वो अभी बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल नहीं हुए हैं। Whether the theft of the cash to be adjusted in the accounts of the company, yes or no? चूंकि एक्चुअल में वो लॉस हो चुका है, एक्चुअल में पैसा निकल चुका है, एक्चुअल में 31 मार्च को पैसा मेरे पास था ही नहीं, और हम किसी को गलत बैलेंस शीट देंगे नहीं। यानी वो इंफॉर्मेशन, वो जो सिचुएशन थी वो अकर हो चुकी है 31 मार्च के पहले। ट्रांजैक्शन हो चुका है, सिचुएशन अकर हो चुकी है, चोरी हो चुकी है, तो एडजस्टिंग इवेंट्स है, हाँ या ना? बस ठीक है, हो गया। चलें आगे, खत्म होने वाला है। अब AS4 के हिसाब से आप लोग कहानी बताएंगे। पहला केस है मेजर फायर डैमेज द एसेट्स इन द कंपनी 5 अप्रैल को। साल खत्म हुआ 31 मार्च और 5 अप्रैल को आग लग गई। कंपनी की एसेट जो है पूरी तरह इंश्योर्ड है, पैसा पूरा मिल जाएगा। यानी 31 मार्च को हमको सपना नहीं आ रहा था कि आग लगेगी। यानी इवेंट्स पूरी तरह से, ट्रांजैक्शन पूरी तरह से 31 मार्च के बाद का है। ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्या ये एक्सेप्शन में कवर करता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को हमारे अफेक्ट कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि पूरी तरह इंश्योर्ड है। समझ में आई बात? कोई जरूरत ही नहीं है, काहे के लिए टेंशन पाले। समझ में आ रही है बात? देखो ना, तुम लोग एक चीज याद रख रहे हो, दूसरी नॉन एडजस्टिंग इवेंट इन नेचर। दूसरा लिख लेना इंपॉर्टेंट, तुम लोग गलतियां करोगे ही। A suit against the company's advertisement was filed by a party on 10 अप्रैल, साल खत्म होने के 10 दिन बाद, और 20 लाख का डैमेज मांगा। हमने एक एडवर्टीजमेंट की, ऋण अब और भी बढ़ा। कितना बढ़ा? एरियल से 10% ज्यादा बढ़ा। अब मान लेते हैं, तो अब एरियल वालों को लगा धक्का। उन लोगों ने कहा हम आपके खिलाफ केस करेंगे। 31 मार्च तक नहीं किया चुट्टो ने, कब किया? 10 अप्रैल को किया, 10 दिन बाद। और मुझे मालूम है कि 20 लाख रुपए डैमेज देने पड़ सकते। अब क्या करें? चूंकि 31 मार्च को कोई एविडेंस था नहीं, इंफॉर्मेशन एक्सेस नहीं करती थी, ना कोई हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, तो ये पूरी तरह से इवेंट और ट्रांजैक्शन 31 मार्च के बाद का है, तो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेकिन अगर मटेरियल इंपैक्ट करेगा तो डिस्क्लोज कर देंगे। ये हमारा जवाब है। अब इसका देखो, The contingency is restricted to condition existed on the balance sheet date. However, in the given case, suit was filed against the company by a party on 10 अप्रैल, therefore it doesn't fit in through the. ठीक है ना? हम तेज आदमी नहीं। चलें, बस कंडीशंस वो याद रखोगे, कोई दिक्कत नहीं है। 4 या 5 लाइनों की कंडीशंस हैं हर क्वेश्चन में, बस वो याद रखो, तुम्हारा काम खत्म। कंपनी सेंट अ प्रपोजल टू परचेज एन इमूवेबल प्रॉपर्टी 30 मार्च को 30 लाख का। द बुक वैल्यू 20 लाख। हाउएवर द डीड वाज रजिस्टर्ड ऑन 15 अप्रैल। तो कुछ है ही नहीं। प्रपोजल भेजना क्या फाइनल होना होता है? प्रपोजल तो हम दिन भर में 10 लोग भेजे तो खत्म। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। The terms and condition for acquisition of a business of another company have been decided by the March. हो चुकी है, टर्म्स कंडीशन फाइनल हो गई, सब कुछ हो गया। इसका मतलब बैलेंस शीट की डेट को इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, लेकिन वो ट्रांजैक्शन बाद में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम डिस्क्लोज एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि 31 मार्च को हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। हाँ या ना? सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं। देखें क्या लिखता है।
As the terms and condition of another company had been decided by the end of March, acquisition of business as an adjusting हो गया, खत्म, सही है। केवल वो कंडीशन याद रखो, अपने आप सही हो रहा है। दिमाग मत दौड़ाना, जहां अपना दिमाग दौड़ाए काम खत्म। अरे भाई दौड़ कर पड़ोसी के घर चला जाएगा, दौड़ाना मत, अपना दिमाग अपने पास रखना। थेफ्ट ऑफ कैश, 2 लाख के कैश की चोरी हो गई 31 मार्च, लेकिन वो नेक्स्ट डे साल खत्म होने के बाद, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन तो एक तरह से है पिछले साल, चोरी हुआ तो कैश तो घट गया ना मेरा, तो एडजस्टिंग इवेंट है, बात खत्म हो गई, कर लेना 20, खत्म हो गया चैप्टर, करते रह लो, कोई दिक्कत थोड़ी, कर चुके हो तुम लोग, ये क्वेश्चन कर चुके हो। सुनो, ड्यूरिंग द ईयर राज लिमिटेड वॉज सूड बाई ए कंपटीटर फॉर 15 लाख फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ अ ट्रेडमार्क। हमने किसी का ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का वायलेशन किया और कंपटीटर ने हमारे ऊपर केस ठोक दिया 15 लाख रुपए का। बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ द कंपनीज लीगल काउंसिल, राज लिमिटेड प्रोवाइडेड फॉर अ सम ऑफ 10 लाख इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 18 मई को। कंपनी कोर्ट ने कहा कि भैया तुम टोटल 14 लाख रुपए दो। हुआ क्या कि सामने वाले ने हमारे ऊपर केस लगाया 15 लाख का कि हमको 15 लाख रुपए चाहिए, तुमने गलती की। अब चूंकि हम गलती पिछले साल कर चुके हैं, लेकिन केस तो हमारे ऊपर फाइल हुआ है कब? अच्छा, 17-18 में ही फाइल हुआ है, 17-18 में ही फाइल हुआ है। तो 17-18 में ये लग रहा था 15 लाख जाएगा, लेकिन मुझे लगता था ना ना ना, हम कोशिश करेंगे 10 लाख में काम हो जाएगा, और मेरा एडवोकेट भी कहता था 10 लाख में तुम्हारा केस निपट जाएगा। इट मींस वी वर वेरी मच श्योर अबाउट ₹10। तो हम 10 लाख की तो लायबिलिटी दिखा देंगे, प्रोविजन बना लेंगे, हाँ या ना। लेकिन साल खत्म हो गया, अप्रूवल मिला नहीं, हुआ नहीं अभी, उसके पहले पहले कोर्ट ने केस दे दिया, 14 लाख रुपए फाइनल कर दिए। तो ट्रांजैक्शन और इवेंट तो 31 मार्च के पहले एग्जिस्ट करती थी, ये तो इवेंट भले फाइनल हुआ 14 लाख में, लेकिन हमारे पास वो एविडेंस तो 31 मार्च के पहले से था, बैलेंस शीट की डेट को वो लायबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, नहीं थी? तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल था, तो इसका मतलब ये एडजस्टिंग इवेंट है, तो 14 लाख रुपए लगा दो। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर, देखते हैं क्या किया है। Raj Limited was sued by a competitor for infringement 17/18 for which the provision was made. The decision of the court on 18 May, the payment of penalty will constitute an adjustment because it's an event occurred before approval of the financial statement. Therefore, Raj Limited should provide 4 lakhs more. That's it. It's an adjusting event. 4 लाख का, 10 लाख का तो फाइनल है, 4 लाख का एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है ना? हो गया। टाटा बोले पक्का। थैंक यू बच्चों।